हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के हिस्ट्री से चैप्टर 4 के प्रश्नों का उत्तर, जिसका शीर्षक है औद्योगिकरण का युग। इस वीडियो में इस चैप्टर के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। पाठ का पहला प्रश्न है जिसमें आपको संक्षेप में लिखना है, संक्षेप में व्याख्या करना है। जिसमें पहला प्रश्न का है, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए। और दूसरा प्रश्न है, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। तीसरा प्रश्न है, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था। और घ प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था। ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए। इसका उत्तर इस तरह से होगा, जेम्स हरगिज ने 1764 में स्पिनिंग जेनी नामक मशीन बनाई थी। इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया को तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। जब इन मशीनों का प्रयोग शुरू हुआ तो हाथ से ऊन काटने वाली महिलाएं इस तरह के मशीनों पर हमला करने लगी, क्योंकि इस मशीनों की वजह से उनका काम छिन गया। इस मशीन की वजह से शारीरिक श्रम की मांग घटने लगी। बहुत सी महिलाएं बेरोजगार हो गई थी, इसलिए उन्होंने स्पिनिंग जेनी के प्रयोग का विरोध किया था। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर जो व्यापारी थे गांवों की तरफ रुख करने लगे। वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन तैयार करवाते थे। और दूसरा है, उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीजों की मांग बढ़ने लगी थी। इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन नहीं किया जा सकता, उत्पादन को नहीं बढ़ाया जा सकता था। इसलिए नए व्यापारी गांवों की तरफ रुख करने लगे, गांवों की तरफ जाने लगे। गांवों में गरीब काश्तकार और दस्तकार सौदागरों के लिए काम करने लगे। यह वह समय था जब छोटे व गरीब किसान आमदनी के नए स्रोत ढूंढ रहे थे, नए तरीके ढूंढ रहे थे। इसलिए जब सौदागर वहां आए और उन्होंने माल पैदा करने के लिए पेशगी रकम दी, यानी एडवांस दिया, तो किसान फौरन ही तैयार हो गए। सौदागरों के लिए काम करते हुए वे गांव में ही रहते हुए कुछ अपने छोटे छोटे खेतों को भी संभाल सकते थे। इससे कुटीर उद्योगों को बल मिला। सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था। इसका उत्तर इस तरह से होगा, 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला नेटवर्क टूट गया। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। उन्होंने पहले स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियायतें हासिल की और उसके बाद उन्होंने व्यापार पर इजारेदारी का अधिकार प्राप्त कर लिया। इससे सूरत जैसे बंदरगाह कमजोर पड़ गए और इन बंदरगाहों से होने वाले निर्यात में नाटकीय कमी आई। पहले जिस कर्ज से व्यापार चलता था वो खत्म होने लगा। धीरे धीरे स्थानीय बैंकर दिवालिया हो गए। 17वीं शताब्दी के आखिरी सालों में सूरत बंदरगाह से होने वाले व्यापार का कुल मूल्य 1.6 करोड़ रुपये था, जो 1740 के दशक तक यह गिर कर केवल 30 लाख रुपये रह गए। इस प्रकार 18वीं सदी के अंत तक सूरत बंदरगाह हाशिए पर हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था। इसका उत्तर इस तरह से होगा, 1764 के युद्ध के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो गई, तब कंपनी ने व्यापार पर एकाधिकार कायम करने के लिए उससे सीधा संबंध स्थापित करना चाहा। इसके लिए उसने गुमास्तों की नियुक्ति की। यह कार्य कंपनी ने 2 चरणों में पूरा किया, जिसमें पहला चरण कंपनी ने सर्वप्रथम बुनकरों को सक्रिय व्यापारियों व दलालों से मुक्त करवाने के लिए इन पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए, जिन्हें गुमास्ता कहा गया। द्वितीय चरण में कंपनी ने बुनकरों पर पाबंदी लगा दी कि वे अन्य खरीदारों को अपना माल नहीं बेच सकते। उन बुनकरों को काम का ऑर्डर मिल जाएगा तो उन्हें कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा देने की भी व्यवस्था की गई, परंतु इसमें एक शर्त यह रख दी गई
कि जो कर्जा लेगा वह अपना माल गुमास्ता को ही बेचेगा, परंतु जल्द ही गुमास्तों और बुनकरों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि एक तो गुमास्ते तैयार माल की उचित कीमत नहीं देते थे, दूसरे यदि कोई बुनकर समय पर माल तैयार नहीं कर पाता तो उसे दंड देते थे, उसे पनिश करते थे, जैसे कोड़े मारना। इस व्यवस्था में बुनकर की स्थिति दयनीय हो गई, क्योंकि जहां उन्हें अपने माल की उचित कीमत नहीं मिल रही थी, वहीं वे कंपनी के कर्जे तले भी दबते जा रहे थे। पाठ का दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक वक्तव्य के आगे सही या गलत लिखें। पहला क, 19वीं सदी के आखिरी में यूरोप की कुल श्रम शक्ति का 80% तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में काम कर रहा था। इसका उत्तर सही होगा। ख, 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था। इसका उत्तर सही होगा। ग, अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप भारत के कपास निर्यात में कमी आई। इसका उत्तर गलत होगा। घ, फ्लाई शटल के आने से हथकरघा कामगारों की उत्पादकता में सुधार हुआ। उत्तर इसका सही होगा। पाठ का तीसरा प्रश्न है, आदि औद्योगिकरण का मतलब बताएं। इसका उत्तर इस तरह से होगा। औद्योगिकरण का इतिहास प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू होता है। इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पाद होने लगा। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को पूर्व औद्योगिकरण कहते हैं। इस पूर्व औद्योगिकरण की अवस्था में व्यावसायिक आदान प्रदान होता था। इस पे सौदागर का नियंत्रण था और चीजों का उत्पादन कारखाने की बजाय घरों पर होता था। उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर 20 से 25 मजदूरों से काम करवाता था। इस प्रकार औद्योगिकरण से पहले फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले के उत्पाद कार्य को आदि औद्योगिकरण कहा जाता था। चर्चा करें। इस सेक्शन से पहला प्रश्न है, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। क्यों प्राथमिकता देते थे? इसका उत्तर इस तरह से होगा। 19वीं शताब्दी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। इसके निम्नलिखित कारण थे, जिसमें पहला, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कमी नहीं थी, इसलिए कम वेतन पर मजदूर मिल जाते थे। अतः उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को ही रखते थे। जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन घटता बढ़ता रहता था, वहां उद्योगपति मशीनों की बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे। दूसरा कारण था, बहुत सारे उत्पाद केवल हाथ से तैयार किए जा सकते थे। मशीनों से एक जैसे उत्पाद ही बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे, लेकिन बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन और खास आकार वाली चीजों की मांग बढ़ती रहती थी। इन्हें बनाने के लिए यांत्रिक प्रौद्योगिकी की नहीं, बल्कि इंसानी निपुणता की जरूरत थी। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के कुलीन लोग हाथों से बनी चीजों को महत्व देते थे। हाथ से बनी चीजों को परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था। उनको एक एक करके बनाया जाता था और उनका डिजाइन भी अच्छा होता था। यदि थोड़ी मात्रा में उत्पादन करना हो तो उसे मशीनों की बजाय श्रमिकों से ही कराया जाता था। क्रिसमस के समय बाइंडरों और प्रिंटरों का कार्य मशीनों की बजाय मजदूरों की सहायता से अधिक अच्छी तरह से हो सकता था। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन के उच्च वर्ग के कुलीन व पूंजीपति वर्ग के लोग हाथों से बनी वस्तुओं को ही अधिक महत्व देते थे, क्योंकि ये वस्तुएं सुरुचि और परिष्कार की प्रतीक थी। इसमें अच्छी फिनिशिंग यानी सफाई होती थी, डिजाइन की विविधता होती थी तथा इन्हें बड़ी मेहनत से बनाया जाता था। दूसरा प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? इसका उत्तर इस तरह से होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू की। यह निम्नलिखित तरीके से किया गया, जिसमें पहला है, कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैयार कर दिए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था।
कंपनी का माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके लिए उन्हें पेशगी रकम दी जाती थी, एडवांस दिया जाता था। एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्ज भी दिया जाता था। जो कर्ज लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमास्ता को ही देना पड़ता था और वे किसी व्यापारी को बेच नहीं सकते थे। ये गुमास्ता बुनकरों के बीच नहीं रहते थे, इसलिए इनका बुनकरों से टकराव होने लगा। गुमास्ता दंभपूर्ण व्यवहार करते थे। माल समय पर तैयार न होने पर बुनकरों को पीटा करते थे। अब बुनकर न तो मोल भाव कर सकते थे और न ही किसी और को माल बेच सकते थे। उन्हें कंपनी से जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी, पर वे कर्जों की वजह से कंपनी से बंधे हुए थे। पाठ का तीसरा प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आपको ब्रिटेन तथा कपास के इतिहास के बारे में विश्वकोश के लिए लेख लिखने को कहा जाए। इस अध्याय में दी गई जानकारी के आधार पर अपना लेख लिखिए। इस परियोजना कार्य को विद्यार्थी स्वयं पूरा करेंगे। विद्यार्थी की सहायता के लिए पाठ में दी गई जानकारी के आधार पर हम यहाँ आपको उत्तर बता रहे हैं। ब्रिटेन तथा कपास के इतिहास को समझते हैं। पहला, इंग्लैंड में औद्योगिकरण से पहले भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। इस चरण को आदि औद्योगिकरण कहा जाता है। इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में वृद्धि 18वीं सदी के अंत में तेजी से वृद्धि हुई। कपास नए युग का प्रतीक था। 19वीं सदी के अंत में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का आयात करता था। 1787 में यह आयात बढ़कर 220 लाख पाउंड तक पहुंच गया। यह वृद्धि उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलावों का परिणाम था। 18वीं सदी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन क्रिया के हर चरण में कुशलता बढ़ा दी। प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया और पहले से ज्यादा मजदूर धागों और रेशों का उत्पादन करने लगा। इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिलों की रूपरेखा सामने रखी। अभी तक कपड़ा उत्पादन पूरे देहात में फैला हुआ था। यह काम लोग अपने घरों पर ही करते थे, लेकिन अब महंगी और नई मशीनें खरीदकर उन्हें कारखाने में लगाया जा सकता था। कारखानों में सारी प्रक्रियाएं एक छत के नीचे एक मालिक के हाथों में आ गई। सूती उद्योगों और कपास उद्योगों ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहां के उद्योगपति दूसरे देशों से आने वाले आयात को लेकर परेशान दिखाई देने लगे। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि वह आयातित कपड़े पर आयात शुल्क वसूल करे, जिन्हें मैनचेस्टर में बने कपड़े बाहरी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड में आराम से बिक सके। दूसरी तरफ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला, वह ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजारों में भी बेचे। 1860 के दशक में बुनकरों के सामने नई समस्या खड़ी हो गई। उन्हें अच्छी कपास नहीं मिल पा रही थी। जब अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका से कपास की आमद बंद हो गई तो ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मांगने लगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आधुनिकीकरण न कर पाने और अमेरिका, जर्मनी और जापान के मुकाबले कमजोर पड़ जाने के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। कपास का उत्पादन बहुत कम रह गया और ब्रिटेन से होने वाले सूती कपड़ों के निर्यात में जबरदस्त गिरावट आई। पाठ का चौथा प्रश्न है, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिकरण उत्पादन क्यों बढ़ा? इसका उत्तर इस तरह से होगा। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिकरण उत्पादन बढ़ा। इसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे, जिसमें पहला था ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे, इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। दूसरा, भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट व चमड़े के जूते, घोड़े और खच्चर की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे।